Now starting with lecture sequence and series. देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अभी ये सीक्वेंस एंड सीरीज में होता क्या है? फर्स्ट टाइप इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. जैसे कि इसमें ना कुछ टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. देयर आर 4 टर्म्स. ठीक है, तो इसे बोलेंगे T1, T2, T3, T4. यू हैव सीन इन 10th स्टैंडर्ड. तो 10th स्टैंडर्ड की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है T1, T2, T3 एंड T4. तो देखो ये जीपी बोलते हैं इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एपी अलग है. एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक मतलब कि वो एडिशन में बढ़ते जाता है. एंड दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब ये प्रोडक्ट में बढ़ते जाएगा. लाइक T1 जो होगा ना वो आपका ए होगा, बट जो T2 रहेगा दैट विल बी ए आर. फिर T3 रहेगा ना तो वो रहेगा ए आर स्क्वायर. देन T4 जो रहेगा दैट विल बी ए आर क्यूब. ऐसे वो बढ़ता जाएगा. ठीक है, मतलब जो R का पावर है वो बढ़ते जाता है. इनिशियली R का पावर 0 रहता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट T1, T2, T3, T4. ऐसे ही आपको टर्म्स को इंक्रीज करते जाना है, तो इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. हाँ, तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखो इन्होंने कहा है फाइंड nth टर्म. तो कोई भी nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए ना ये फॉर्मूला है. जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करो. T1 है तो R का पावर 0 है, T2 है तो R का पावर 1 है, T3 है तो R का पावर 2 है, T4 है तो R का पावर 3 है. मतलब जो भी आपका टर्म का नंबर है उससे एक से कम आपका R रहता है. ठीक है, एक से कम. तो दिस इज योर फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला यू हैव टू राइट फॉर 10 टाइम्स. और ये है आपका फॉर्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का. देखो चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेंदी है, बिकॉज इसमें काफी सारे फॉर्मूलाज है. तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बट आप लोगों को जो फॉर्मूलाज है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, दो एक्सरसाइज के बीच में जो डिफरेंस है कि जीपी क्या होता है, एपी क्या होता है. ठीक है, तो ये सब हमें यहाँ पर पढ़ना है. तो ये फॉर्मूला लर्न करो, इसे 10 टाइम्स लिखो. अभी देखो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन. तो यहाँ पर दिस इज योर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका सीरीज. तो यहाँ पर ए मतलब पहला टर्म दैट इज 3. आर मतलब क्या होता है? तो आर आपको कैसे मिलता है? कोई भी एक टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म. देखो मैं आपको लोगों को वापस से बताती हूँ, एक सेकेंड. ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है. तो यहाँ पर आर क्या होता है? तो कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म. तो अगर आप लोग -6 से डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो दैट विल बी -2. तो ये है आपका आर का वैल्यू. कहीं से भी अगर आपको आर की वैल्यू चाहिए, कोई भी नंबर को उठाओ और उसके पहले वाले नंबर से डिवाइड करो. तो मैंने यहाँ पे सपोज 12 को उठाया, 12 डिवाइडेड बाय -6 किया, तो मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने R फाइंड आउट कर लिया, तो R है -2. ठीक है, तो A मुझे पता है दैट इज योर फर्स्ट टर्म दैट इज 3. R मुझे पता है तो वो है -2. हम लोग Tn फाइंड आउट करेंगे तो A R रेज टू n-1. तो A की वैल्यू है 3, देन R इज -2. मैंने अभी अभी फाइंड आउट किया, रेज टू n-1. ठीक है, n-1. अभी यहाँ पर मुझे n की वैल्यू नहीं पता तो नहीं पता, यही मेरा फाइनल आंसर है. ठीक है, क्लियर विद दिस क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. अभी जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. देखो इस क्वेश्चन में भी उन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट nth टर्म. nth अगर आपको बोला गया है कि फाइंड आउट T4, अगर आपको बोला गया कि T4 तो n की जगह पे 4 जाएगा. बट यहाँ पे दे हैव आस्क्ड यू nth टर्म, तो n की वैल्यू हमें पता नहीं है. तो a पता है दैट इज योर फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 5. आर कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ पर उन्होंने आर डायरेक्टली दिया हुआ है, बट आर कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई भी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीवियस टर्म. तो मैंने 1 को ले लिया, उसके डिवाइडेड में प्रीवियस टर्म डाल दिया. अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करो, अगर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो. तो R इज इक्वल टू 1/5. ठीक है, तो मेरे पास अभी A की वैल्यू है, मेरे पास अभी R की वैल्यू है, और मुझे Tn चाहिए, है ना. तो Tn का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, A डाल दिया मैंने, R डाल दिया, n-1 मैंने लिख दिया है यहाँ पे. ठीक है, ठीक है, तो ये है मेरा फाइनल आंसर. इस आंसर को बस उन्होंने अभी क्या किया है, सिंपलीफाई किया है. जरा देखो, ध्यान से देखो कि इसके बाद सिंपलीफिकेशन किस तरह से किया है. ये स्टेप के बाद. सो सी दिस इज 5. हाँ, यहाँ पर ये 1 रेज टू n-1 है. ठीक है,
1 रेज टू n माइनस 1 है, और दिस इज 5 रेज टू n माइनस 1। और यहाँ पर भी एक 5 है, तो इस 5 का मतलब क्या है, उसका पावर 1 है। अगर मैं इसे, ये जो n माइनस 1 है ना, इसे अगर मैं ऊपर शिफ्ट करती हूँ, अगर मैं इसे न्यूमरेटर में लेके जाती हूँ, तो उसका पावर क्या बनेगा, नेगेटिव बनता है ना। कोई भी टर्म को अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाती हूँ तो उसका पावर विल बी नेगेटिव। तो इसका नेक्स्ट टर्म आएगा 5 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू 1 रेज टू n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो ये अंदर साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये बाहर वाला 5 रेज टू 1 एज इट इज। ठीक है, देन बाद में 5 रेज टू माइनस n, एंड माइनस माइनस विल बी प्लस 1। ठीक है, ये ऐसे हो गया प्लस 1, और इनटू में 1 रेज टू n माइनस 1 तो है। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर मेरा है ये 5 रेज टू 1, दिस इज इनटू में 5 रेज टू माइनस n, एंड ये जो n माइनस 1 था वो माइनस n की वजह से क्या हो गया, प्लस 1। ठीक है, ठीक है ना। तो अभी इन दोनों, ये देखो ये दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए बेस सेम है, तो पावर्स का क्या होगा, एडिशन। तो 1 प्लस 1 विल गिव यू 2। ठीक है ना, ये 1 और इसका एडिशन, तो ये आएगा 5 रेज टू माइनस n माइनस 2। ये यहाँ तक मुझे आंसर मिल गया, और ये जो 1 रेज टू n माइनस 2 था वो एज इट इज, और इनटू में ये वाला टर्म है तो वो नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव मतलब क्या है कि वो नीचे आ गया, तो 5 रेज टू n माइनस, ये प्लस 2 है तो वो हो जाएगा नेगेटिव का पॉजिटिव, मतलब कि सारे साइन चेंज, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया। ठीक है, अभी देखो दोनों का पावर सेम है तो एक साथ लिख दिया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, आप लोगों को खुद ब खुद समझेगा। आप लोगों को बस ये जो 2 फाई है ना अपने आंसर में, उसे एक बनाना है। अभी सोचो कि किस तरह से बनाना है। हो सकता है कि आप लोगों को फर्स्ट टाइम जब भी सॉल्व करोगे तभी सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाए, बट जब आप लोग थोड़े 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दैट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 फाई है ना, तो 2 फाई के हम लोगों ने एक सिंगल फाई में उसका कन्वर्जन कर दिया, तो दिस इज अबाउट जीपी। ओके, तो क्लियर विद द जीपी। तो जीपी की एग्जांपल किस तरह से सॉल्व करनी है, वेरीफाई वेदर दिस इज अ जीपी। ये जीपी है क्या, तो जीपी है कि नहीं है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं एपी, जो 10th में भी आप सीन। एपी है कि नहीं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम है तो वो क्या होता है, एपी होता है। तो जीपी में क्या है, अगर सारे टर्म्स को डिवाइड करने के बाद, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस जो भी आंसर मिलेगा, फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस जो भी आंसर मिलेगा, फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस जो भी आंसर मिलेगा, अगर सारे आंसर सेम है तो दैट इज जीपी। मतलब सब जगह पे अगर आर का वैल्यू सेम मिल रहा है तो वो जीपी जीपी है। तो हम लोगों ने क्या किया, सारे टर्म्स से आर निकाला, मतलब T2 बाई T1 करके देखा, T3 बाई T2 करके देखा। तो देखो हर केस में आर मिल रहा है -3/2, और अगर हर केस में आर सेम है तो वो जीपी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या लिखोगे, यस दिस इज जीपी। Here the ratio of any two consecutive terms is constant. ठीक है, प्रैक्टिस द सेंटेंस, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज ए जीपी। और अगर जीपी है तो उन्होंने बोला है कि 9th टर्म फाइंड आउट करो। तो अगेन मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, ए का वैल्यू डाला मैंने 1, आर का वैल्यू डाला मैंने ये -3/2, और अभी उन्होंने बोला है 9th टर्म, तो यहाँ पे आएगा 9 - 1, तो 9 - 1 विल गिव यू 8। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर। अभी रेस टू में 8 है, इतना बड़ा बड़ा पावर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसे हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, ओके, क्लियर विद दिस जीपी के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखो विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये वाला इज 243, मतलब इस सीक्वेंस को ऐसे ही अगर आगे करते जाओगे तो कौन से नंबर पे 243 आएगा, ऐसे ही लोग पूछ रहे हैं। मतलब दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, तो ये कौन सा वाला टर्म है, विच टर्म, मतलब nth टर्म, nth इसका पोजीशन क्या है, उसका रैंकिंग क्या है, वो हमें चाहिए। बट सबसे पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि दिस इज जीपी, तो आप लोग को देखना पड़ेगा जीपी है एपी है, तो उसके लिए पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टडी करो,
और फिर हम लोग देखेंगे कि वो जीपी है कि एपी है, ठीक है। तो पहले मैंने सबका आर फाइंड आउट कर लिया और आर हर केस में सेम आ रहा है, वो भी आप लोग करो, यहाँ पर किया हुआ नहीं है। मतलब एक बार मैंने क्या किया, T2 डिवाइडेड बाय T1 किया, एक बार मैंने क्या किया, T2 डिवाइडेड बाय T1 किया, मतलब मैंने 3 डिवाइडेड बाय √3 किया, तो मैं आंसर विल बी √3। फिर मैंने क्या किया, एक बार T3 डिवाइडेड बाय T2 किया, मतलब मैंने क्या किया, 3√3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 कट, वापस से मुझे मिला √3। तो हर एक केस में मुझे जो ये डिवीजन मिल रहा है, मतलब आर की वैल्यू वो सेम मिल रही है, और अगर आर की वैल्यू सेम है तो दैट इज जीपी, है ना। और अगर ये जीपी है तो मैं जीपी का फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। तो जीपी है कि नहीं वो पहले आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, अगर वो जीपी है तो ही आप लोग जीपी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला यूज किया है। फिर मैंने यहाँ पर टी देखो, ये क्वेश्चन देखो जरा सा, यहाँ पर जो टी एन है ना, टी एन, यहाँ पर टी एन का फॉर्मूला डाल दिया मैंने, AR⁻n−1, और वो क्या है, तो वो टर्म मुझे पता है अभी, दैट इज 243। अभी वैल्यू भी डालेंगे तो एक ही जगह पे पता है मुझे √3 है, फिर आर की भी वैल्यू मुझे पता है, वो भी √3 है, वो भी मैंने डाल दिया। बस मुझे यहाँ पे पता नहीं है, वो है n। इसे हम लोगों ने √3 के इसमें कन्वर्ट कर दिया। देखो ये दिस इज √3⁻1 और आगे टर्म है √3⁻n−1, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर का एडिशन, तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा, है ना। मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन √3⁻n आएगा, ठीक है। तो दिस इज सिंप्लीफिकेशन, √3⁻n इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर जो है दिस इज √3। देखो मजे की बात कैसे है, √3⁻n इज इक्वल टू 243। पावर वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना रहता है, मतलब अगर आप लोगों को पावर में कुछ वेरिएबल है वो चाहिए तो कैसे करेंगे, तो इसे भी ना पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, √3, तो दिस इज √3 इज 243। आपको सोचना पड़ेगा √3 इज 243, हाँ तो नहीं पता तो कैलकुलेशन करके देखेंगे, √3 ऐसे मैंने लिख दिया थोड़े टाइम के लिए। फिर इसका बनेगा 3, इसका बनेगा 3, इसका बनेगा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और एक लिया मैंने, इसका बन गया 3, फिर 27 इंटू 3, 27 इंटू 3 81, फिर वापस एक बार √3 लिया मैंने, मतलब और 2 √3 लिए मैं ना इसके बाद, देखो इसके बाद मैंने और 2 √3 ले लिए, तो उन दोनों के बदले में एक 3 आ गया, वापस 81 इंटू 3 आएगा 243, ठीक है। मतलब टोटल √3 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब √3 इज 243। तो मैं इसे 243 नहीं लिखूंगी, मैं इसे लिखूंगी √3 ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया √3 ठीक है। अभी दोनों तरफ जो है वो बेस सेम है, तो n इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 10, है ना। n इज इक्वल टू क्या मिला, 10। जब बेस सेम हो जाता है ना तो पावर्स आर ऑलवेज इक्वल, तो इसलिए n इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना है, ये जीपी वाले क्वेश्चंस है। तो सारे ही सॉल्व एग्जाम्पल आप लोगों को सॉल्व करने हैं, और सॉल्व एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को एक्सरसाइज भी ट्राई करना है। देखो और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो पहले थोड़े इजी वाले क्वेश्चंस करो एंड देन बाद में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आप लोगों को आ जाएंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी सच दैट द सम इज 42। ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी टर्म अगर आपको पता नहीं है, तो हमेशा पहला वाला टर्म पकड़ने का a/r, दूसरा वाला टर्म को पकड़ने का a, और तीसरा वाला टर्म पकड़ने का ar, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखो। तो अभी इन्होंने क्या बोला है, इन तीनों का एडिशन क्या है 42, और इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है 1728, तो वो मैंने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन एडिशन है ना, ये देखो ये प्रोडक्ट लिखा है पहले उन्होंने, तो प्रोडक्ट इज 1728, यहाँ पर आर कट a³ इज इक्वल टू दिस, तो 1728 मतलब 12 का क्यूब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोनों तरफ अभी देखो पावर सेम है, यहाँ पर दोनों तरफ पावर सेम है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 12 है। ये मैथ्स आपको पता होना चाहिए, तो मुझे a की वैल्यू मिल गई है। नेक्स्ट अभी एडिशन वाला यूज करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट वाला पहले यूज किया बिकॉज वो पहले सॉल्व हो रहा है। अभी एडिशन वाला लिखा मैंने, एडिशन 42 आ रहा है करके,
फिर वैल्यूज पुट कर दिए मैंने ए के, जो मुझे यहाँ पर ए का वैल्यू मिल गया है। फिर यहाँ पर मुझे ना एक इक्वेशन मिला है, ये कैसे सॉल्व होगा, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12/r प्लस 12r इज इक्वल टू 30। तो इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरह से, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड वगैरह, काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल है, उससे सॉल्व करो। तो यहाँ पर r मिला है 1/2 और r मिला है 2, तो दो आंसर्स है, ठीक है। r इज इक्वल टू 1/2 और r इज इक्वल टू 1। फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। तो उन्होंने बोला है कि 3 नंबर्स कौन से हैं, फिर आपके वो 3 नंबर्स फाइंड आउट करो। तो देखो आपके आंसर है ना, दो दो आएंगे, दो आंसर मिलेंगे आपको। कैसे, तो a तो मुझे 12 मिला है, एक बार मैंने r ले लिया 1/2, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा मेरा, पहला होता है ar मतलब अभी अभी मैंने कहा आपको कि पहला नंबर होता है सॉरी a/r, दूसरा नंबर होता है a और तीसरा होता है ar, है ना। तो पहला नंबर क्या हुआ, 12 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, तो 12 2 = 24। तो इन तीनों से मैंने ये नंबर्स निकाल लिए, और अगर मेरा r 2 है तो भी मैंने आंसर्स निकाल लिए। तो एक तो मेरा आंसर ये है, एक तो मेरा आंसर ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। होमवर्क में मुझे सारे क्वेश्चंस चाहिए, सारे सॉल्व एग्जांपल्स चाहिए, ठीक है, सारे सॉल्व एग्जांपल्स चाहिए। और देखो 4 नंबर्स है अगर आपके जीपी में, तो आपको जीपी के नंबर्स को कैसे अज्यूम करना है, तो इसे रट्टा करके रखो। ये आप लोगों को ये चीज़ रट्टा करनी है, ठीक है। तो पहला नंबर है a/r³, देन है a/r, देन है ar, देन है ar³। इसे ध्यान में रखना है आप लोगों को ज़रूर, ठीक है। ये 4 नंबर्स अगर है तो इस तरह से ही आपको लेने हैं, इसे लर्न करके रखो। अगर इसके बारे में सोचोगे तो आपको समझ में भी आएगा शायद कि ये नंबर्स किस तरह से अज्यूम किए गए हैं। तो उनका प्रोडक्ट उन्होंने कहा है 64, है ना, एंड द थर्ड नंबर इज 6। थर्ड नंबर क्या कहा है उन्होंने, 6 है, थर्ड नंबर 6 है। थर्ड नंबर क्या है आपके इसमें, थर्ड नंबर है AR, तो AR इज इक्वल टू 6 है। और प्रोडक्ट कितना है 64, उसमें से AR कितना है बोला उन्होंने, थर्ड नंबर 6 है, उधर मैंने 6 डाल दिया। तो ये देखो यहाँ पर r³ कट हो गया, है ना, और ये बच गया खाली a⁴। अच्छा, प्रोडक्ट में ये AR का वैल्यू मत पुट करो, डायरेक्टली सारे R कट हो रहे, देखो इस तरह से क्यों अज्यूम करना है, ये r⁴ और ये भी 4r कट, a⁴ इज 64, तो a⁴ इज 64, तो 64 को लिखा मैंने 2 what is 64, तो 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, है ना। तो इसका मतलब है कि 2⁶, तो a⁴ है, बट यहाँ पर क्या आ गया 2⁶, तो इस तरह से तो आंसर नहीं होता है। एक्चुअली ये कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो अगर है ना दोनों का पावर सेम आता तो फिर बेस को हम लोग कंपेयर कर सकते थे, बट दोनों का पावर सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे मिल रहा है a⁴ और यहाँ पर मुझे मिल रहा है 2⁶, ना बेस सेम है ना पावर सेम है, तो ऐसा कुछ भी हम लोग डायरेक्टली आंसर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में कैसे लिखने का देखो, तो अगर ये a⁴ इज इक्वल टू 64 है, तो a⁴ है ना, तो 4 को हटाओ, मतलब 4th रूट ऑन बोथ साइड, मतलब ये 4 और 4th रूट ऑन बोथ साइड, तो दिस इज, है ना, तो ये 2⁶ है और 4th रूट ऑन बोथ साइड ऐसे, तो ये 4 4 कट हो गया, तो a इज इक्वल टू 2⁶/4, 6/4 को रिड्यूस करो, 2 3 जा एंड 2 2 जा, तो आपको जो आंसर आएगा दैट इज 2⁵/2, ठीक है। तो अभी यहाँ पर दिया है सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 6, तो सेकेंड एंड थर्ड नंबर, तो उनका सम किया हम लोगों ने, वो 6 है। अभी यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें दो आंसर्स मिल गए, तो r की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो उसी तरह से a और अगर आपको r पता है तो सीरीज को फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ दीज टर्म्स, है ना, जो हम लोगों ने अज्यूम किया है उससे सीरीज को फाइंड आउट करो, ठीक है। अभी ये जो है वो बैंक का क्वेश्चन है,
तो ये आप लोग ट्राई करो, देखो आपको कितना आ रहा है याद, थोड़ा सा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, वो सब देखो। अगर आपको लोगों को नहीं आता है, थोड़ा सा रिकॉल तो हो जाएगा एटलीस्ट। ए का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने का, है ना। फिर आपका जो अमाउंट है उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला को लर्न करो, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को आ जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा फॉर्मूला को रिवाइज करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हम लोग लेक्चर में कंडक्ट करेंगे। तो आफ्टर दैट दिस इज योर 2.1 एक्सरसाइज, और ये जो 2.1 एक्सरसाइज है आप लोगों को सॉल्व करनी है कंप्लीट। इसमें कोई डाउट है तो डाउट को कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, और फिर डाउट के ऊपर भी हम लोग लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, सारे सॉल्व एग्जाम्पल देखो, कितने 9 एग्जाम्पल्स है, 9 सॉल्व एग्जाम्पल्स आर देयर। विथ फॉर्मूला आप लोगों को 10 टाइम्स लिखना है, और 2.1 कंप्लीट आपको सॉल्व करना है। सोचो सोचो, सोचना है आप लोगों को। अगर आप लोग सोचोगे नहीं तो आप लोगों को कुछ भी सॉल्व करने नहीं आएगा, ठीक है। तो उसे बहुत सोच के आप लोगों को सॉल्व करना है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो जीपी ही रहेगा, बट सम ऑफ जीपी। जैसे एपी में वी हैव सीन पहला एक्सरसाइज एपी और बाद में सम ऑफ एपी, वैसे यहाँ पे सम ऑफ जीपी, ठीक है। तो पहले आप लोग 2.1 कंप्लीट करो, और डाउट है तो कमेंट में मेंशन करो, तो उसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर बनेगा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और मैक्सिमम शेयर करिए।